दोस्तों, इस कहानी का जो प्रथम हिस्सा था उसमें आपने सुना था कि नंदिनी कैसे अपनी झोपड़ी में एक अनजान लड़के को, जिसका नाम चंदन होता है, जो डॉक्टर की तैयारी कर रहा होता है, उसको अपने झोपड़ी में एक रात के लिए रख लेती है। उसके बाद होता क्या है कि जब वो सुबह में जाता है तो जंगल में ही कोई व्यक्ति उस चंदन को झोपड़ी से निकलते देख लेता है और उसके बाद पूरे गांव में, पूरे जंगल में ये हल्ला मच जाता है कि नंदिनी के साथ रात में एक लड़का ठहरा था। ये हल्ला और ये जो बात है आग की तरफ फैल जाती है और उसके बाद जो नंदिनी के माता पिता होते हैं गांव से आते हैं, नंदिनी की पिटाई की जाती है और पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत में ये निर्णय लिया जाता है कि नंदिनी का जो सर है उसको मुड़वा दिया जाए, सर पे एक भी बाल नहीं रहेंगे और हमेशा के लिए। और नंदिनी किसी से शादी नहीं कर सकती, नंदिनी की शादी किसी से नहीं हो सकती। ये जो सजा दी गई थी नंदिनी को, ये सजा नंदिनी को हमेशा हमेशा के लिए दी गई थी। नंदिनी अब आजीवन इसी तरीके से रहेगी। अब उसकी न तो किसी से शादी हो सकती है, न ही वो अपने सर पे एक भी बाल रख सकती है। वो एक विधवा की तरह जिंदगी बिताएगी। नंदिनी के जो माता पिता थे बूढ़े तो हो ही चले थे, लेकिन नंदिनी के अलावा उनको और कोई संतान न थी। इस चीज को लगभग 8-10 साल हो चुके थे और अब वो चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि वो अस्वस्थ भी हो रहे थे और अब कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो गए थे। दोस्तों, क्या होता है उस नंदिनी के जीवन में आगे, इसके लिए आपको ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम, कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नंदिनी की उम्र अब लगभग 30 वर्ष के आसपास हो गई थी। नंदिनी को जो सजा दी गई थी कि उसे सफ़ेद साड़ी पहनना है, उसे सर मुड़वा के रहना है, तो इसी तरीके से वो रहा करती थी। और इस 10 सालों में इतने लोगों ने उसको टॉर्चर किया, इतना प्रताड़ित किया। वो डिप्रेशन में रहती थी, परेशान रहती थी, उसके चेहरे की हंसी चली गई थी, उसे अब कलेजा में दर्द रहने लगा था। नंदिनी का बहुत जगह से इलाज कराया गया, बहुत वैद्य के पास ले जाया गया, बहुत टोना टोटका के पास झाड़ झपेट कराया गया, फिर भी नंदिनी का जो तबीयत था, सेहत था, दिन ब दिन गिरता जा रहा था और उसके कलेजे में जो दर्द था वो हमेशा रहता था। तो फिर किसी ने बताया नंदिनी के माता पिता से कि शहर में एक बहुत बढ़िया डॉक्टर आया है, बहुत अच्छा इलाज करता है, तुम जाओ उसके पास, हो सकता है कि उसके इलाज से नंदिनी ठीक हो जाए। अब नंदिनी के माता पिता के पास भी सिर्फ सहारे के नाम पर सिर्फ एक नंदिनी ही थी। वैसे माता पिता को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि अगर हम लोग मर जाएंगे तो उसके बाद नंदिनी को कौन देखभाल करेगा, क्योंकि इसकी शादी हो नहीं सकती। माता पिता नंदिनी को लेकर शहर के उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ जाते हैं, नंबर लगाया जाता है, फीस भरी जाती है और उसके बाद ये सारे लोग बैठ जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं अपने नंबर आने का, अपने बारी आने का। जितने भी पेशेंट आए थे उनका नंबर आ रहा था, पेशेंट अंदर जाता था, डॉक्टर से मिलके फिर आ जाता था। फिर नंदिनी का नंबर आया, कंपाउंडर ने नंदिनी का नाम अनाउंस किया। नंदिनी जब अंदर जाती है, अंदर जाकर ज्यों ही उस डॉक्टर को देखती है तो देखते ही अवाक रह जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर कोई और नहीं होता है, वो डॉक्टर वही लड़का होता है चंदन, जिसको वो अपने झोपड़ी में एक रात के लिए रोकी थी। चंदन तो अपने कंप्यूटर पर कुछ देखने में और पेशेंट वगैरह का नाम लिखने में मशगूल था, लेकिन नंदिनी ने चंदन को देख लिया था, पहचान गई थी। वो अवाक थी, चुप थी। चूंकि चंदन का ध्यान कंप्यूटर पर था तो वो अपना ध्यान कंप्यूटर पर रखते हुए ही पूछा था कि क्या परेशानी है। उसने क्या परेशानी है पूछा तो, लेकिन नंदिनी कोई जवाब न दे पाई। जब चंदन ने सामने से कोई जवाब नहीं सुना तो फिर से उसने आवाज लगाया कि बताइए ना क्या परेशानी है। और उसके बाद फिर जब वो अपना सर उठाता है तो सामने नंदिनी को देखता है। थोड़ा सा तो उसे पहचानने में समय लगता है, लेकिन वो पहचान जाता है कि नंदिनी है। और जब वो नंदिनी को पहचान जाता है तो फिर वो तो सोच ही नहीं सकता था कि वो कभी नंदिनी को इस रूप में भी देखेगा। उसे तो कभी अंदाजा ही नहीं था कि नंदिनी इस रूप में आएगी। जो लड़की उस रात में सांवली सी थी और इतनी चंचल लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, आज इतनी शांत और इतनी मायूस लग रही है। उस समय जिसके चेहरे से इतनी चमक थी, आज एकदम उसके चेहरे पर जैसे मानो कि उदासी का समंदर लहरा रहा हो। वो सोच ही नहीं पा रहा था। उस समय जिस लड़की के जो बाल थे कंधे तक आते थे, आज उसके सर पे एक भी बाल नहीं है। वो ये देख के एकदम अचंभा में पड़ा हुआ था और नंदिनी चंदन को देख के रोए जा रही थी।
चंदन को लगा कि उठ के जाके नंदिनी को चुप कराना चाहिए। वो अपने कुर्सी से उठ के नंदिनी के पास जाकर जो ही उसे चुप कराने की कोशिश करता है तो नंदिनी वहाँ से भागकर जो डॉक्टर का केबिन होता है वहाँ से भाग जाती है बाहर, जहाँ पे सारे लोग वेटिंग करते थे, वेटिंग रूम में चली जाती है। चंदन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। चंदन फिर आके अपने कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिसको परेशान कर रहे थे कि नंदिनी इस रूप में कैसे, सफेद साड़ी पहनी हुई है, कहीं विधवा तो नहीं हो गई। फिर वो अपने कंपाउंडर को बुलाता है और कहता है कि ये जो अभी नंदिनी नाम की पेशेंट आई है, इसके साथ जो आए होंगे, इनके सहयोगी कोई ना कोई आए होंगे, माता पिता पति जो भी आए हों, तो उसको आप भेजो। कंपाउंडर बाहर नाम अनाउंस करता है कि जो नंदिनी के साथ आए हैं उसे डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। तो नंदिनी के साथ नंदिनी की माता आई हुई थी, वो अंदर जाती है। अच्छा, चंदन को सिर्फ नंदिनी ही पहचानती थी, क्योंकि उस रात चंदन जब नंदिनी के झोपड़ी में आया था तो उस समय घर पे माता पिता नहीं थे, इसीलिए चंदन को कोई नहीं पहचानता था, सिर्फ नंदिनी पहचानती थी। डॉक्टर चंदन नंदिनी के माता से पूछता है क्या परेशानी है आपकी बेटी को, तो वो बताती है कि मेरी बेटी को कलेजे में दर्द रहता है। फिर डॉक्टर चंदन उससे पूछता है कि आपकी बेटी ने सर मुड़वा रखा है, तो क्या उसके सिर में भी कोई इन्फेक्शन है, बाल में भी कोई इन्फेक्शन है क्या, क्योंकि उसे पूछने के लिए एक बहाना चाहिए था। तो वो एक डॉक्टरी भाषा में पूछ रहा था। तो वो उसकी माँ बताती है कि नहीं, मेरे यहाँ पंचायत हुई थी और उस पंचायत में ये कहा गया था कि नंदिनी को सिर मुड़वा के ही रहना पड़ेगा आजीवन। फिर वो नंदिनी के बारे में और ज़्यादा पर्सनल बातें पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो माँ होती है, नंदिनी की माँ, झेप जाती है। तो डॉक्टर को लगता है कि इस तरीके से मैं पूरी बात नहीं जान पाऊंगा। फिर वो थोड़ा सा एक प्लान बनाता है और फिर नंदिनी के माता से कहता है कि देखिए, आपकी बेटी को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। वो बीमारी इतनी गंभीर है कि हो सकता है कि आपकी बेटी पागल हो जाए, और अगर आप अपनी बेटी को इस परिस्थिति से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके बारे में हर एक बात मुझे बताइए, जिससे कि मैं उसका ठीक से इलाज कर सकूं। ये बात जब नंदिनी की माता सुनती है तो उसे लगता है कि हाँ, मुझे डॉक्टर को सच्चाई बता देनी चाहिए। डॉक्टर पूछता है कि आपकी बेटी विधवा कैसे हो गई, तो नंदिनी की माता बताती है कि असल में नंदिनी की अब तक शादी ही नहीं हुई। फिर वो पूरी सच्चाई बताती है कि आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ एक जंगल है जहाँ पर हम लोग रहते थे, लेकिन एक रात बारिश होने के कारण मैं और इसके पिता गांव चले गए थे। नंदिनी अकेले झोपड़ी में थी और नंदिनी ने किसी लड़के को अपने साथ रात में बुलाया था, अपने पास रात में बुलाया था, और नंदिनी उस लड़के के साथ एक ही बिस्तर पर सोई थी और इसने हमारे समाज पर एक कलंक पोत दिया था। रात में ये दोनों एक ही बिस्तर पर एक ही साथ सोए और वो जो लड़का था शहर का लड़का था। न जाने किस तरीके से शहर के लड़के से इसकी जान पहचान हुई थी, लेकिन वो लड़का जब सुबह में जा रहा था तो जाते समय उसने किसी को बता दिया, किसी को कह दिया कि मैं रात में उस झोपड़ी में नंदिनी के साथ सो के आया हूँ। और ये बात मेरे पूरे समाज में फैल गई थी। उसके बाद नंदिनी को पीटा गया, नंदिनी के ऊपर आरोप तय किए गए, नंदिनी को सजा दी गई और सजा ये दी गई कि नंदिनी चूंकि किसी लड़के के साथ सो गई, किसी के साथ सो चुकी है, तो अब वो लड़की नहीं औरत बन चुकी है। और चूंकि उसने हमारे समाज पर कालिक पोता, हमारे समाज में इस तरीके की अगर घटना बढ़ेगी तो और लड़कियां बिगड़ सकती है, तो इसीलिए इसे सजा दी गई कि इसे सिर मुड़वा के रहना पड़ेगा और आजीवन इसी तरीके से रहना पड़ेगा। ये बात जब डॉक्टर चंदन सुनता है तो इसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसके एक गलती के कारण नंदिनी के साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है, नंदिनी को इसका इतना बड़ा हर्जाना भरना पड़ सकता है। क्योंकि चंदन को याद था कि जब वो नंदिनी के झोपड़ी से निकल के जा रहा था तो एक बुजुर्ग ने उससे पूछा था कि भाई तुम तो यहाँ के रहने वाले नहीं लगते, तुम तो शहर के लगते हो। तो चंदन ने उसे जवाब दिया था कि हाँ, मैं शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बारिश में फंस गया था और मैं पूरी रात कल इसी झोपड़ी में रुका था। चंदन को ये बात पता चल गई थी कि मेरी एक गलती ने ही नंदिनी का पूरा 10 साल बर्बाद कर दिया।
नंदिनी का जीवन बर्बाद कर दिया है। अब ये किसी से शादी के लायक नहीं बची और उसी कारण नंदिनी की आज ये हालत है। उसके बाद वो नंदिनी की माता को कहता है कि ठीक है, आप बाहर जाइए, और उसके बाद वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और गहरी चिंतन में, गहरे सोच में पड़ जाता है कि मेरे कारण एक निर्दोष लड़की को इतनी बड़ी सजा भोगनी पड़ी। वैसे चंदन जानता था कि इसमें उसकी भी कोई ज्यादा गलती नहीं है, लेकिन जाने या अनजाने हुआ तो चंदन के माध्यम से ही था। अगर चंदन उस रात उस झोपड़ी में न गया होता तो नंदिनी को ये दिन देखने न पड़ते। चंदन ये भी जानता था कि अगर उस रात में उस झोपड़ी में न जाता तो मैं मर जाता। चंदन को इस बात का एहसास था कि मेरी जान को अगर किसी ने बचाया है तो उस लड़की ने, उस नंदिनी ने बचाया है, और मेरे जान बचाने के चक्कर में वो अपने जीवन को बर्बाद कर ली। ये सब सोचते सोचते फिर वो कंपाउंडर को बुलाता है और कहता है कि जो पेशेंट नंदिनी है उसको भेजो। कंपाउंडर नंदिनी को अंदर भेजता है। नंदिनी रोते हुए अंदर आती है। नंदिनी जब अंदर आती है तो डॉक्टर चंदन नंदिनी के पास जाता है, हाथ जोड़कर कहता है कि अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ जो भी अत्याचार हुए, तुम्हारे साथ तुम्हारे समाज ने जो कुछ भी किया, उस सब का कारण मैं हूं। अगर उस रात मैं तुम्हारे झोपड़ी में न जाता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। ये सब सुनती जा रही थी और नंदिनी रोती जा रही थी। नंदिनी की आंखों के आंसू को देखकर चंदन के आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो नंदिनी के आंखों को पोंछने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी अपना सर नीचे झुका लेती है। चंदन नंदिनी से कहता है कि देखो, मेरी शादी अगले महीने होने वाली है और जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है वो इस शहर की बहुत बड़ी महिला डॉक्टर है, वो भी अच्छी डॉक्टर है। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे उस डॉक्टर से शादी करने का मन नहीं हो रहा। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम सही सही इसका उत्तर देना। क्या तुम उससे शादी करोगी? ये बात सुनकर तो नंदिनी कुछ बोल ही नहीं पाती। नंदिनी वैसे भी पहले से कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसे तो ये अंदाजा ही नहीं था कि डॉक्टर चंदन इस तरीके से भी कह सकता है। आज उसके जीवन में बहुत सारी चीज आश्चर्यजनित तरीके से घटी थी। उसने सोचा नहीं था कि जिस डॉक्टर के पास मैं जा रही हूं वो डॉक्टर वही लड़का निकलेगा जो एक रात मेरी झोपड़ी में रुका था। उसके बाद फिर उसने सोचा ही नहीं था कि वो फिर मुझसे शादी का बात भी करेगा। वो सब कुछ हो रहा था। चंदन ने नंदिनी को गले से लगा लिया। नंदिनी भी उससे गले से लिपट गई। असल में जो नंदिनी को सजा दी गई थी उसमें सजा ये थी कि ये किसी से शादी नहीं कर सकती। अगर इसकी शादी होगी भी तो जिसके साथ ये सोई है उसी के साथ हो सकती है। नंदिनी के माता पिता को ये बात बताई जाती है कि उस रात झोपड़ी में जो लड़का रुका था वो मैं हूँ, वो मैं ही हूँ, मेरा नाम चंदन है। और फिर वो उसके माता पिता से यह भी बताता है कि उस रात में कुछ भी नहीं हुआ था हमारे और इसके बीच। वो अपनी उस रात की पूरी सच्चाई बताता है और उसके बाद पूरे पंचायत में ये बात पता चलती है कि नंदिनी को हम लोगों ने जो सजा दिया था वो गलत दिया था। वो उसने किसी को बुलाया नहीं था। असल में एक लड़का था जो रास्ता भटक गया था, ठंड से कांप रहा था। अगर उसे नंदिनी अपने पास न रोकती तो वो मर जाता, तो इसलिए उसने अपने पास रोका था। ये सब बात जब वो सारे पंच लोग सुने तो उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उसके बाद नंदिनी की शादी बड़े धूमधाम के साथ डॉक्टर के साथ की जाती है। नंदिनी के जो माता पिता थे उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनको एक ही चिंता खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद नंदिनी का क्या होगा, नंदिनी का देखभाल कौन करेगा। लेकिन अब न तो उन्हें अपनी चिंता थी और न ही नंदिनी की चिंता थी। डॉक्टर ने एक शर्त रखी कि हमारी शादी तो होगी, लेकिन शादी के बाद जो पहली रात्रि होगी मैं जंगल में ही उसी झोपड़ी में बिताना चाहूँगा। शादी हो जाती है और उसके बाद इन दोनों को फिर से उसी झोपड़ी में रुकाया जाता है। उसी झोपड़ी में जाते हैं जिस झोपड़ी में ये दोनों पहली बार मिले थे। आज रात में फिर से नंदिनी अपने और डॉक्टर के बीच में फिर से एक तकिया रखती है, लेकिन इस बार डॉक्टर चंदन तकिया को हटाने में लेट नहीं करता है, देरी नहीं करता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में अपना नाम और अपना पता अवश्य लिखें। मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। ललित महतो जी हैं,
धर्मवीर सिंह वैशाली बिहार से हैं, विवेकानंद सिंह, विनोद गोस्वामी, देव नारायण, उर्वेश यादव अलीगढ़ से हैं, अख्तर हुसैन है, रुपेश यादव बिहार अररिया से हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं इस वीडियो में नाम नहीं ले पाता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग जब भी कमेंट करें तो आप अपने नाम के साथ अपना जगह जरूर लिखें, जिससे कि मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से कुछ लोगों का नाम अगली वीडियो में ले सकूं। दोस्तों, इस कहानी का जो प्रथम वीडियो डाला था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कहानी है मैं सरस सलील में पढ़ी थी, वहीं से मैंने आप लोगों के सामने लाया हूं, और ये जो दूसरा हिस्सा है मैंने उसी को वहां से एलोबरेट किया, वहां से विस्तार किया है। आप लोगों ने हमारी वीडियो को, हमारी कहानी को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।